नमस्ते। आज हम एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश के लाखों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन से जुड़ा है। यह कहानी है उन ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की जिन्होंने अपनी जवानी और पसीना देश की औद्योगिक प्रगति में लगाया। अब वे अपने बुढ़ापे में सम्मान और सुरक्षा की तलाश में हैं, लेकिन उनकी पेंशन की राशि इतनी कम है कि उन्हें हर महीने संघर्ष करना पड़ता है। आज हम समझेंगे कि इस पूरे मामले का सच क्या है, क्यों सालों से इस पर बहस चल रही है, और क्या यह वाकई एक राजनीतिक या सिर्फ आर्थिक समस्या है। पेंशन का आधार, यह आपकी मेहनत का फल है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ईपीएस 95 आखिर है क्या। यह कर्मचारी पेंशन योजना 1996 है, जिसे भारत सरकार ने संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सामाजिक सुरक्षा देने के लिए शुरू किया था। जब कोई कर्मचारी किसी निजी कंपनी में काम करता है तो उसकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% हिस्सा उसके भविष्य निधि ईपीएफ खाते में जमा होता है। इसी तरह कंपनी भी 12% का योगदान करती है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर है। कंपनी का पूरा 12% ईपीएफ में नहीं जाता। इसका एक बड़ा हिस्सा यानी 8.33% आपके पेंशन फंड में जाता है और बाकी 3.67% ईपीएफ में जमा होता है। यह 8.33% की राशि एक बड़े पूल में जमा होती रहती है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ मैनेज करता है। जब आप रिटायर होते हैं तो इसी पूल से आपको हर महीने पेंशन मिलती है, बशर्ते आपने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो। तो साफ साफ कहें तो यह पेंशन कोई सरकारी दान नहीं है। यह आपकी और आपकी कंपनी की मेहनत से जमा किया गया पैसा है, जिसे आपको आपके बुढ़ापे में लौटाया जा रहा है। यही वजह है कि पेंशन भोगी इसे अपना हक मानते हैं, भीख नहीं। विवाद की जड़, हजारों बनाम हजारों। अब सवाल उठता है कि जब सब कुछ इतना सीधा है तो विवाद क्यों है। इसका मुख्य कारण है पेंशन की राशि और उसकी गणना का तरीका। पेंशन भोगियों की मुख्य मांगें हैं। न्यूनतम पेंशन, वे चाहते हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किया जाए और इसके ऊपर महंगाई भत्ता भी दिया जाए। उनका तर्क है कि आज की बढ़ती महंगाई में 1,000 या 2,000 रुपये में गुजारा करना असंभव है। वास्तविक वेतन पर पेंशन, उनकी एक और बड़ी मांग है कि पेंशन की गणना उनके वास्तविक वेतन पर की जाए, न कि किसी ऊपरी सीमा पर। उनका कहना है कि अगर वे 25,000 या 50,000 रुपये कमा रहे थे तो उनकी पेंशन भी उसी के हिसाब से मिलनी चाहिए। मुफ्त मेडिकल सुविधा, वे मांग करते हैं कि सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी को मुफ्त इलाज की सुविधा मिले। जमीनी हकीकत, सरकार का पक्ष, इसके विपरीत वास्तविकता क्या है। न्यूनतम पेंशन, साल 2014 में सरकार ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह किया था, लेकिन आज भी लाखों पेंशन भोगियों को इससे भी कम राशि मिल रही है। गणना की सीमा, पेंशन की गणना 15,000 रुपये की वेतन सीमा पर होती है, यानी भले ही आपकी सैलरी 30,000 हो या 1 लाख, आपकी पेंशन की गणना के लिए अधिकतम वेतन 15,000 ही माना जाता है। मेडिकल सुविधा, फिलहाल पेंशन भोगियों के लिए कोई मुफ्त मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला और फिर ट्विस्ट पेंशन की राशि को लेकर चल रहे इस संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 2022 में आया। पेंशनर्स की लंबी लड़ाई के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2014 के संशोधन को सही ठहराया, लेकिन पेंशन भोगियों को एक बड़ी राहत दी। कोर्ट ने कहा कि जो कर्मचारी 8 सितंबर 2014 को नौकरी में थे, उन्हें अपनी वास्तविक सैलरी पर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए 4 महीने का और समय दिया जाए। कोर्ट ने अतिरिक्त योगदान की शर्त को भी रद्द कर दिया, लेकिन साथ ही सरकार को 6 महीने का समय दिया कि वह फंड जुटाने का कोई और तरीका खोजे। यह फैसला पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी जीत की तरह था। उन्हें लगा कि अब उनके संघर्ष का फल मिलेगा। लेकिन फिर कहानी में एक और ट्विस्ट आया। ईपीएफओ ने इस आदेश को लागू करने में कई कानूनी अड़चनें बताईं। पोर्टल तो खोला गया, लेकिन प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि बहुत से लोग फॉर्म नहीं भर पाए। सरकार का तर्क, पैसा कहां से आएगा। जब हम सरकार से पूछते हैं कि आखिर पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई जा रही, तो उनका जवाब होता है कि यह एक वित्तीय समस्या है। सरकार और ईपीएफओ के मुख्य तर्क हैं फंड का दिवालियापन। उनका कहना है कि ईपीएस 95 एक कंट्रीब्यूशन आधारित योजना है,
इसमें जमा किए गए पैसे से ही पेंशन दी जाती है। अगर सभी को उनकी पूरी सैलरी पर पेंशन दी जाने लगी तो फंड पर इतना बोझ पड़ेगा कि वह कुछ ही सालों में खाली हो जाएगा। सरकार का तर्क है कि अगर फंड ही नहीं बचा तो भविष्य में रिटायर होने वाले करोड़ों लोगों को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जटिलता। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करना आसान नहीं है। कई कानूनी पेंच हैं, जैसे जो लोग 2014 से पहले रिटायर हो गए, उनका क्या होगा। इन सब पर स्पष्टता की कमी है। वैकल्पिक फंड की कमी। सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त योगदान की शर्त को रद्द कर दिया, लेकिन फंड जुटाने का कोई रास्ता भी नहीं सुझाया। सरकार का कहना है कि जब तक कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बनता, वे अपनी तरफ से यह पैसा कैसे दे सकते हैं। संक्षेप में सरकार का पक्ष यह है, हम पेंशन बढ़ाना चाहते हैं लेकिन हमारे पास देने के लिए पैसा नहीं है। अगर हमने दे दिया तो पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। पेंशन भोगियों का पलटवार। यह हमारा हक है। अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू। पेंशन भोगी सरकार के इन तर्कों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। उनके मुख्य पलटवार हैं, यह हमारा ही पैसा है। पेंशन भोगी कहते हैं कि यह पैसा हमारा ही है, जो हमारी सैलरी से काटा गया था। सरकार हमें कोई खैरात नहीं दे रही है। उनका आरोप है कि ईपीएफओ ने उनके पैसे को सालों तक इस्तेमाल किया, उसे निवेश किया और उस पर भारी मुनाफा कमाया। वह मुनाफा कहाँ गया? खराब वित्तीय प्रबंधन। उनका आरोप है कि ईपीएफओ ने फंड को सही तरीके से मैनेज नहीं किया। अगर सही जगह निवेश किया होता तो आज फंड में कोई कमी नहीं होती। सरकार की नीयत पर सवाल। यहीं पर वह आरोप आता है कि सरकार पेंशन बढ़ाना नहीं चाहती। उनका कहना है कि जब कॉरपोरेट जगत के लाखों करोड़ों रुपये के कर्ज माफ किए जा सकते हैं, तो देश के उन बुजुर्गों के लिए पैसा क्यों नहीं है जिन्होंने इस देश की नींव रखी है। पेंशन भोगियों के लिए यह सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं है, यह सम्मान की लड़ाई है। वे अपनी कहानियां सुनाते हैं कि कैसे 1 या 2 हजार रुपये में महीने भर की दवा भी नहीं आती। इस उम्र में जब उन्हें आराम करना चाहिए, वे दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें वह मिल सके जो उनका हक है। निष्कर्ष, राजनीतिक या आर्थिक। तो क्या यह आरोप सही है कि मोदी सरकार के रहते पेंशन नहीं बढ़ेगी? इसका जवाब हां या ना में देना मुश्किल है। इस मुद्दे को राजनीतिक और आर्थिक दोनों चश्मों से देखना होगा। राजनीतिक दृष्टिकोण। आलोचकों का मानना है कि यह सरकार की प्राथमिकता में नहीं है, क्योंकि पेंशन भोगी एक बड़ा वोट बैंक नहीं है जो संगठित होकर सरकार बदल सकें। उनका तर्क है कि अगर सरकार चाहे तो एक अध्यादेश लाकर या बजट में प्रावधान करके इस समस्या को एक झटके में हल कर सकती है। वहीं सरकार के समर्थक इसे एक नीतिगत और वित्तीय समस्या मानते हैं, राजनीतिक नहीं। आर्थिक दृष्टिकोण। यह सच है कि बिना किसी अतिरिक्त फंड के स्रोत के पेंशन बढ़ाने से ईपीएफओ पर भारी बोझ पड़ेगा। यह एक जटिल आर्थिक पहेली है, लेकिन यह भी सच है कि इसका कोई न कोई समाधान निकालना ही होगा। मामला सिर्फ सरकार की नीयत का नहीं है, बल्कि नीति और वित्तीय प्रबंधन का भी है। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें पेंशन भोगी, ईपीएफओ, सरकार और अदालतें सभी उलझे हुए हैं। सरकार को डर है कि अगर एक बार दरवाजा खोला तो वित्तीय अनुशासन बिगड़ जाएगा, और पेंशन भोगियों को डर है कि अगर यह दरवाजा नहीं खुला तो उनका बुढ़ापा अंधकार में डूब जाएगा। इस कहानी का अंत क्या होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है, कोई भी समाज अपने बुजुर्गों को निराश और बेसहारा छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। समाधान तो खोजना ही होगा, चाहे वह राजनीतिक इच्छा शक्ति से हो या बेहतर वित्तीय योजना से। यह लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मनिर्भरता की है। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो और आपको लगा हो कि हमने इस जटिल मुद्दे को आप तक ईमानदारी से पहुंचाया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो इस समस्या से जूझ रहे हैं।